नमस्कार। साहित्यकार कहें या पत्रकार कहें या चिंतक कहें, उनकी भूमिका होती है कि वह समाज पर नज़र रखे, समाज की गतिविधियों पर नज़र रखे और जो घट रहा है उससे न केवल आसपास जो घट रहा है उसको देखे, बल्कि अपने समाज को जागृत भी करे। लंबे समय से भारतीय समाज को, भारतीय चेतना में न केवल सांप्रदायिक वैमनस्य के खिलाफ दृष्टि पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि अपनी लेखनी से लगातार एक सजग समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय राम पुनियानी जी आज हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे आपके विचारों को, देश समाज खासकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या घट रहा है। आप जब बाहर होते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर, कैसी छवि है इन दिनों मध्य प्रदेश की? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, इसके कई ऐसी खबरें आती हैं जो काफ़ी विचलित कर देने वाली होती हैं, ख़ास तौर से सांप्रदायिकता के फ्रंट पर। पिछली बार जैसे मंदसौर की घटना हुई थी किसानों के बारे में, और यहाँ जो दूसरी नीतियाँ चल रही हैं, जैसे अभी अभी यहाँ की किताबों में मेडिकल कॉलेज में रामायण और महाभारत पढ़ाने की बात कर रही है, तो उससे लगता है कि ये वैसे तो पूरे देश के कई जगहों पर ऐसा माहौल है, पर उससे लगता है कि यहाँ के कुछ लोग इस बात पे उतारू हैं कि वो समाज में ऐसी नीतियों को लगाएं जो न तो संवैधानिक हैं और एक उनके एजेंडा की तरह काम करता है, ऐसा लगता है। तो मैं पूरे देश का तो नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मध्य प्रदेश के बारे में ये भावना काफ़ी पकड़ रही, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से और फिर बाद में 1.5 साल के गैप के बाद से फिर से एक प्रशासन है जो ज़्यादातर एक संकीर्ण राष्ट्रवाद की अवधारणा को रखता है। तो उस आधार पे लगता है कि मध्य प्रदेश में जितना विकास होना चाहिए, विकास के बदले केवल ज़्यादा फोकस जो है, या तो फिर वो तीर्थ यात्रा करवाइए या फिर किसी नदी के बारे में कार्यक्रम कराइए, और उसके बावजूद यहाँ जो उत्खनन के अपराध हैं वो भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं। नदियों की सुरक्षा, नदियों का प्रमोशन जो उसका एक तरीका है, उससे अलग केवल उनकी पूजा करने से समाज की परिस्थिति नहीं बदल सकती। तो ये कुछ 3-4 बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी, जिनसे चिंता होती है, जिससे लगता है कि ये सही रास्ते पर नहीं है। सर, जब सड़क पर न्याय करने की जो वारदातें हैं, घटनाएं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या इससे ऐसा नहीं लगता है कि जो संविधान, जैसे न्यायालय है या पुलिस है, उसके प्रति आस्था विश्वास कम होता जा रहा है और व्यक्ति खुद अपने हाथ में कानून ले रहा है और सड़क पर ही न्याय कर देना चाहता है? जी देखिए, ये सड़क पर न्याय होने की घटनाएं हमारे लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हम अपने आप को रूल ऑफ लॉ वाली सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और बहुत हद तक थी भी सही। अब इसमें जो आजकल प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का जो रवैया है, उससे लोगों को लगता है कि हम अपने हाथ में कानून ले लें, और यहाँ भी वही मामला लगता है कि सैयाँ भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ऐसा कई लोगों को लगता है कि सरकार अपनी है, पुलिस प्रशासन अपने साथ रहेगा, तो अपने हाथ में कानून लेने की घटनाएं वो बढ़ती जाती हैं। जो एक लोगों में भावना रहती है कि सरकार है, मैं सीमा के अंदर काम करूं, कानून के अंदर काम करूं, और वो भावना के उलट जो लोग इस राजनीतिक लैडर पर अपनी जल्दी जल्दी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा मतलब जगह अपनी बनाना अपनी चाहते जगह बनाना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार के काम करके बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं कि उन्हें पता है उन्हें तो ज़्यादा सज़ा भी नहीं होगी और उनका नाम दर्ज हो जाएगा। ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं जिनको आगे टिकट के लिए कंसिडर किया जाए, आगे कई कई पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाए, ये उस कारण से हालात ख़राब हैं। हम देखते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं पहले हुआ करती थी तो विरोध में स्वर उठा करते थे। अब क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो विरोध के स्वर हैं, या अब कोई हल्ला नहीं होता, मतलब इन सारी गलत आदतों का समाज आदि जैसे होता जा रहा है, युवाओं की तरफ से वैसा प्रतिरोध नज़र नहीं आता? आप कैसे देखते हैं पूरे मसले को? देखिए, पिछले कुछ ख़ास तौर से 7 सालों से जो सरकार की आलोचना की आवाज़ें हैं, उनको देशद्रोही करके करार दिया जा रहा है। और वैसे आप देखें तो 20 साल पहले, 15 साल पहले सरकार की आलोचना करना ये लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण
कड़ी है और सरकार की आलोचना से ही सरकार की नीतियों को ज़्यादा सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पर जब सरकार की आलोचना को देशद्रोह ठहराया जाता है और उसके बाद फिर कई जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो फिर चुप रहते हैं, फिर भी कुछ कुछ आलोचना तो निश्चित रूप से होती है, पर कई लोगों को उससे लगता है फिर कि भाई हम क्यों अपनी आवाज़ उठाएं। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी जैसे दिशा रवि का मामला है और फिर उमर खालिद का है, ऐसे लोग, और दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। और इसलिए सरकार जो कर रही है उसमें जितनी गलतियां हैं उसको चुपचाप सहने की प्रवृत्ति एक तबके में मजबूत होती जा रही है। इसलिए आपकी बात सही है कि प्रतिरोध के स्वर जो ज़्यादा मुखर होना चाहिए, ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, वो पिछले कुछ समय से उतने मुखर नहीं हैं जितनी की गलत नीतियां चल रही हैं, जितनी की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। सर, आप मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार यात्राएं करते हैं, देखते हैं। अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जो छवि थी, एक शांति के टापू की, शांति के राज्य की छवि थी, वह बदलती जा रही है। वैमनस्य की घटनाएं, सांप्रदायिक विद्वेष की घटनाएं बढ़ रही है। उस बरक्स यदि हम देखते हैं तो क्या यहाँ मध्य प्रदेश से जो प्रतिरोध उठना चाहिए, मध्य प्रदेश से ऐसी घटनाओं के विरोध में जनता का स्वर होना चाहिए, वो आप कहीं उस स्पंदन को महसूस करते हैं? इसको तो बहुत महसूस करते हैं कि यहाँ से जो स्वर निकलते थे, जो एक सही रास्ते, समाज को सही रास्ते पर ले जाने की बात करते थे, उसकी कमी होने के कारण एक निश्चित काफ़ी निराशा भी होती है। जैसे आप देखेंगे कि इवन भोपाल गैस कांड से, तब से मैं थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ था और अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। अभी अभी विधवाओं की पेंशन का मामला अभी तक चल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों से वैसे तो देश के ज़्यादातर हालात में यही है कि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, शेड्यूल कास्ट और दूसरे तबके के लोगों को जिस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय से ये व्यवस्था कोसों दूर है। तो इसलिए ये देश के हालात से कंपैरिजन में भी किया जाए, देश के हालात से तुलना में भी किया जाए, तो भी इस चीज़ों में काफ़ी एक व्यथित मन यहाँ बन जाता है इन चीज़ों के कारण। वैसे तो ये भी है कि और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ भी इसी प्रकार की नीतियाँ ज़्यादा पावरफुल तरीके से चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश अकेला नहीं है। ये बात है कि पहले मध्य प्रदेश में एक आश्वस्ति थी कि यहाँ से सही स्वर निकलेंगे जो बाकी लोग उठा के आगे ले जाएंगे। अभी उसमें जो जैसे दूसरे कई राज्यों में हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक अलग धरातल पर, एक अलग लेवल पर वो बातें यहाँ भी हो रही हैं, जिससे कि यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है, यहाँ जो न्याय की व्यवस्था होना चाहिए आम लोगों के लिए, वो व्यवस्था में कहीं थोड़ी कमज़ोरी तो दिख रही है। मुझे याद आता है आपने एक आलेख में लिखा था कि तालिबान की जो कट्टरता है, उस कट्टरता से अन्य लोगों की कट्टरता की तुलना नहीं हो सकती, वो अलग अलग बात है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम ज़्यादा सहिष्णु हैं उस कट्टरता से जो तालिबान अफ़गानिस्तान में कर रहा है। कैसे दोनों का अंतर आप पाते हैं और क्यों हम दोनों को एक ना मानें? देखिए, मैंने इस बात को रेखांकित किया कि तालिबान के काम की जो तीव्रता वो बहुत ज़्यादा है, पर जो उनका तरीका है, जो रास्ता है, वो काफ़ी मिलता जुलता है। मैं दोनों बातें एक साथ कह रहा हूँ कि जब भी राजनीति धर्म के कपड़े पहन लेती है तो वो फिर उसमें फिर मानवाधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, इनकी कोई जगह नहीं होती। तालिबान को तो क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के मदरसों में ब्रेन वॉश किया, इंडोक्ट्रिनेशन किया, उनका मन इस प्रकार से बनाया कि उनकी तीव्रता में कोई रहम नहीं है और ये नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान सब चीज़ें खुद करता मतलब विचारधारा भी खुद बनाता है, सड़कों पे भी लाता है, राज्य पे भी करता है और उस प्रकार के आक्रामक चीज़ें भी करता है। पर जहाँ तक यहाँ का सवाल है तो यहाँ एक बहुत चतुर श्रम का विभाजन है। एक संगठन विचारधारा बनाएगा, दूसरा संगठन राजनीतिक पटल पर आएगा, तीसरा संगठन उसको धर्म के नाम पे ले जाएगा,
चौथा संगठन आके सड़कों पर उस प्रकार की घटनाएं करेगा। तो ये तालिबान से उस तरीके से अलग है। तालिबान में एक क्रूरता है और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रूडनेस। यहाँ की जो राजनीति धर्म के आवरण में चल रही है उसमें एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन है। सोफिस्टिकेशन यानी कि भाई हिंसा करने वाले दूसरों को लगाया जाता है, विचार करने वाले दूसरे बैठे रहते हैं, बीच में पावर में रहने वाले तीसरे संगठन के लोग होते हैं, पर उनमें आपसी तालमेल है। आपसी तालमेल बहुत गहरा है और कई बार तो जो लोग हिंसा के लिए उतरते हैं, सड़क पे काम करने के लिए उतरते हैं, उनको मैं कम अपराधी मानता हूँ। उनको कम अपराधी इसलिए मानता हूँ कि जैसे वो शायद भले ही उनकी तुलना कठपुतली से न की जा सके, पर उनको सड़क पर उतारने वाली, विचारधारा बनाने वाले अपने एयर कंडीशन्ड सुरक्षित घरों में बैठे होंगे या दूसरी जगह पे बैठेंगे, तो वो फ़र्क निश्चित रूप से है। तो कई लोग तालिबान और इसकी निश्चित रूप से तुलना कर रहे हैं। एक समानता वही है कि तालिबान भी जिस प्रकार के इस्लाम की उसकी समझ है, उसको लगता है वही इस्लाम है और उसको वो समाज पे थोपना चाहता है। यहाँ भी एक संगठन है जो हिंदू धर्म की उदारमतवादी विशाल परंपरा को एक संकीर्ण रूप से समाज में लादना चाहता है। तो ये और उसको लादने में खैर उसका सोफिस्टिकेशन, उसका श्रम का विभाजन, उसको कह सकते हैं कन्वेयर बेल्ट्स ऊपर से नीचे जाने वाले, और आखिर में ये करने वालों में बहुत संगठन अलग अलग हैं। और तालिबान एक ही है, मतलब ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। यहाँ कुछ लोग बैठ के विचार करेंगे कि धर्म के नाम पे राष्ट्र कैसे बनता है। कुछ लोग ये करेंगे अगर हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ में कैसे करेंगे, हम मेडिकल कॉलेज में रामायण महाभारत कैसे पढ़ाएंगे। फिर कुछ लोग उसको जाके धर्म की एक परिभाषा देकर यही हिंदू धर्म का तरीका है, बाकी हिंदू धर्म नहीं है, समाज में उसको करेगा। साधु संतों से जुड़ेगा, अखाड़ों से जुड़ेगा। और चौथा संगठन फिर वो जो सड़कों पे काम करने वाला है। तो ये उसका एक यही फ़र्क मैं देखता हूँ उसमें। लेकिन इसके समर्थन में कहा जाता है कि ये जो विचारधारा है या जो शक्ति कार्य करी, उसके साथ जनमत है, उसके साथ जनता है। और चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ही जनमत ही सबसे बड़ी बात होती है। तो जनमत तो भी साथ में है। क्या आप पाते हैं कि जनमत इसके उलट भी अपने कोई राय बना पाएगा? जनमत इसके उलट राय बना पाएगा, ये आपका सवाल है, थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि एक यहाँ मैकेनिज़्म को विकसित किया गया है जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से 5 से 15 साल के लड़कों के बीच में इस प्रकार की विचारधारा को डालता रहता है, लगातार डालते रहता है। और वो ये काम करीब मेरे ख्याल से 90-95 साल से चल रहा है। और जिसको हम कहते हैं जनमत बना है, उसमें भी बहुत सारे तौर तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रकार की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया गया है। और जहां मध्य प्रदेश टाइप सरकार सत्ता में आती है तो उनकी उग्रता बहुत बढ़ जाती है। पर मुझे कई बार इस निराशा के दौर में एक आशा भी दिखती है कि जब मौका पड़ता है तो एक बहुत बड़े आवाज़ के साथ जनता का बड़ा तबका खड़ा हो जाता है। जनता का जो बड़ा तबका खड़ा हो जाता है, आप देखिए रोहित वेमुला की जब हत्या हुई या आत्महत्या जो भी कहें आप, उसके बाद कितना बड़ा जन उभार आया था, उसकी एक कल्पना कीजिए। फिर दूसरा, मुझे तो ये जो हमारे आगे की जनरेशन के, आगे की पीढ़ी के नौजवान हैं, उसमें ख़ास तौर से कन्हैया कुमार का मैं उल्लेख करूँगा, उमर खालिद का करूँगा, शेला रशीद का करूँगा, जिग्नेश मेवानी का करूँगा। इन्होंने जिस प्रकार से समाज की समस्याओं को लोगों के सरोकार से जोड़ा है और जिस आसान भाषा में वो लोगों की बात करते हैं, उससे भी उम्मीद आती है। तीसरा, शाहीन बाग, उससे भी मुझे बहुत उम्मीद आई। उम्मीद इसलिए आई कि जिनको हम समझते हैं कि ये महिलाओं को कुछ समझता नहीं है, केवल बुर्के की चारदीवारी में अपनी ज़िंदगी की गुलामी काट देती हैं, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन देश में चलाया जिसका मेरे ख्याल से कोई सानी नहीं है। और चौथा, जिस प्रकार से किसान मजबूती से इस आर्थिक व्यवस्था को उन पर जो थोपने की कोशिश की जा रही है,
जिससे वो किसान के बदले मज़दूर में बदले जाएंगे, उसके खिलाफ़ वो जो खड़े हैं, इससे भी उम्मीद आती है। तो इन कारणों से जन बहुमत तो बदला है। एक और बात बता दूं कि कोरोना काल में जिस प्रकार से तुरंत 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया, उसके कारण कितने लाखों गरीबों का बुरा हाल हुआ। वो दूर दूर तक चल के गए, कैसे उन्होंने जो रास्ते तय किए, उससे मेरे ख्याल से जनमत तो बदलेगा। ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, ये वो आशा की किरणें हैं जहाँ लगता है कि हम जिस प्रकार की राजनीतिक बंधनों में जी रहे हैं, जो हमारे संविधान के मूल्यों को दबा के एक विचारधारा की राजनीति अपने आप को मजबूत कर रही है, उसके ख़िलाफ़ में ये आवाज़ें निश्चित रूप से, अगर इनको गोलबंद किया जाए, एक मंच बने और उस राजनीतिक पार्टियां थोड़ी सी अगर समझदारी से काम लें, तो निश्चित रूप से हालात और सरकारें बदल सकती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ थे आदरणीय राम पुनियानी जी, जो एक उम्मीद जताते हैं कि यदि राजनीतिक जो रणनीतियां हैं, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीति के जो कार्य हैं, वो थोड़े से टूल्स बदलेंगे और जन चेतना यदि एक साथ आएगी तो देश के हालात बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। नमस्कार।